नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस सेशन में 6 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और तमाम जानकारी आपको हमेशा की तरह यहाँ पर विस्तार पूर्वक मिलने वाला है। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक अवश्य देखिएगा। यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि आईक्यू एयर की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आईक्यू एयर की नवीनतम रिपोर्ट के बारे में, जो वायु प्रदूषण से संबंधित है, और इस रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी आपको हमने दिया था। इसमें अगर बात करें शीर्ष स्थान पर रहा तो नेपाल का जो काठमांडू है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ये इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पहले प्रश्न पे जाने से पहले एक जानकारी आप सबों को दे दूं। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये एक पीडीएफ का कवर पेज है। इस पीडीएफ की बात करें तो ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, जिसमें 2023 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। यानी कि ये एक वार्षिकांक संस्करण है, जिसमें हमने प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में डाला है। भले ही ये वन लाइनर में है, लेकिन चीजों को यहाँ पर जिस प्रकार से हमने डाला है, निश्चित तौर पर ये आपको भरपूर हेल्प करेगा। तकरीबन इसमें अगर हम प्रश्नों की बात करें तो 300 प्रश्न है, और पॉइंट वाइज देखें तो तकरीबन इसमें 700 से 800 पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि 2023 का जितना भी करंट अफेयर्स का घटना है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो लगभग सभी को, जो इंपॉर्टेंट है वो सभी को इसमें हमने कवर किया है। तो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर यह संभावना है कि इस पीडीएफ से निश्चित तौर पर बनेंगे। जितने भी क्लास हुए हैं 2023 में, वो सभी क्लास का निचोड़ हमने इस पीडीएफ में डाला है। अर्थात एक तरह से देखें तो ये पूरे साल का हमारा मेहनत है। ये महज 30 रुपये में हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है, और ये हमारा दावा है कि ऐसा संग्रह कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला है। इस पीडीएफ को आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके प्रिंट कीजिएगा और अच्छी तरीके से जरूर पढ़िएगा। खास करके बीपीएससी एग्जाम की बात करें, जहां पर तकरीबन 5 प्रश्न करंट अफेयर्स में बिहार के होते हैं, तो इस पीडीएफ से वो सारा आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, जो लोग एप्लीकेशन पे कोर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं बीपीएससी वाला, तो वहां पर आप करंट अफेयर सेक्शन में जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं। ईयरली वाला जो सेक्शन होगा 2024 वाला, वहां पर ये आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स में जाइएगा, 2024 वाला जो ईयरली करंट अफेयर्स है, वहां पर ये उपलब्ध कराया गया है, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार की सचिव कौन है, जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है। देखिए, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि वंदना प्रेयसी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर संबंधित तथ्यों की हम बात करें। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, मिस टाइपिंग है, डी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर सी होगा, क्योंकि वर्तमान में बिहार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के जो सचिव है, ये कौन है? तो वंदना प्रेसी। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में 3 मई 2024 को इंडोनेशिया में प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम का आयोजन किया गया, जहां पर नवीनीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन के लिए वैश्विक सहयोग विषय पर बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी द्वारा संबोधित किया गया। बिहार और भारत की तरफ से इन्होंने यहाँ पर संबोधित किया, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार करंट अफेयर्स में इस प्रश्न को शामिल करते हुए चीजों को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो बातें वंदना प्रेयसी द्वारा कहा गया, ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। कुछ आंकड़े हमने आपके समक्ष यहाँ पर रखा, जैसे कि पहला पॉइंट है कि भारत ने कई वर्षों में गैर जीवाश्म ईंधन में अपनी 40% बिजली क्षमता को हासिल करके संयुक्त राष्ट्र के COP21 पेरिस शिखर सम्मेलन में की गई अपनी प्रतिबद्धता को पार किया है। यानी कि जो खास करके गैर जीवाश्म ईंधन, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं, गैर जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जो यहाँ पर आगे हमने लिखा, जैसे कि पन बिजली हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, ये सभी जो है ये गैर जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। तो गैर जीवाश्म ईंधन से 40% बिजली क्षमता को हासिल करने का जो लक्ष्य है भारत का, वो यहाँ पर खास करके जो लिखा गया है, जो बातें यहाँ पर वंदना प्रेयसी द्वारा कहा गया है कि ये प्रतिबद्धता को, इस लक्ष्य को पार कर लिया गया है। तो यही पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा, ये चीजें यहाँ पर इनके द्वारा दोहराई गई। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि भारत नवीनकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। इसमें पनबिजली ऊर्जा जो है, इसको भी सम्मिलित किया गया है।
तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है कि नवीनकरणीय ऊर्जा में जो भारत है, ये वर्तमान में चौथे स्थान पर है। देखिए आगे हमने कुछ पॉइंट और भी लिखे हैं, जैसे कि अगर हम इसे अलग-अलग देखें, जैसे कि पवन ऊर्जा क्षमता में ये चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा क्षमता में भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है? अच्छा, इसके अतिरिक्त वंदना प्रेषी द्वारा ये भी बात कही गई जो इस वाले पॉइंट में हमने लिखा है। देखिए बिहार जो है ये देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने वाला या फिर इस पहल को लागू करने वाला, विकसित करने वाला बिहार जो है अपना, ये भारत का पहला राज्य है। अच्छा, यहाँ पर 2-3 बातें मुझे याद आ रही है, खास करके नेट जीरो लक्ष्य को लेकर, और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए भारत सरकार का जो नेट जीरो का जो लक्ष्य है ये 2070 है। कब है? भारत सरकार की अगर हम बात करें तो नेट जीरो का जो लक्ष्य है ये है 2070। बिहार सरकार के नेट जीरो के हम लक्ष्य की बात करें तो यह है 2040, और भारतीय रेलवे की अगर हम बात करें तो यह है 2030। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बिहार वाला पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके लक्ष्य वगैरह। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि बिहार म्यूजियम द्वारा बिहार के पद्मश्री कलाकार नाम से एक पुस्तक प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में बिहार के कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को बयां किया गया है? देखिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि 15 कलाकारों की। बात यहाँ पर हो रही है कितने पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की, तो 15 पद्मश्री प्राप्त कलाकारों की कहानी को इसमें बयां किया गया है। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के पद्मश्री कलाकारों पर हाल ही में एक किताब बिहार म्यूजियम द्वारा प्रकाशित किया गया है। बिहार के पद्मश्री कलाकार नामक इस किताब को बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक का जो नाम है यह है बिहार के पद्मश्री कलाकार। इसे जरूर ध्यान रखिए, रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया है बिहार म्यूजियम की तरफ से। अब यहाँ पर ये जो बुक है इसके कवर पेज को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि आज़ादी के बाद से बिहार के कुल 15 कलाकारों को, जिसमें कि 9 मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है और इसके अतिरिक्त 6 अन्य कला से संबंधित है। अगर हम कलाकारों की दृष्टिकोण से देखें तो कुल मिला के अब तक 15 कलाकार ऐसे हैं जिन्हें कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। हालांकि यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि अब तक तकरीबन 75 से अधिक लोगों को जो बिहार से संबंधित है उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन कलाकारों की बात करें तो कुल मिला के 15 कलाकार इसमें शामिल हैं, जिनमें 9 मधुबनी पेंटिंग है और 6 अन्य कला से संबंधित है। तो इस पुस्तक में बिहार के इन्हीं पद्मश्री, जो कि 15 पद्मश्री प्राप्त कलाकारों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है या फिर उनके बारे में इसमें लिखा गया है। इस पुस्तक का नाम है बिहार के पद्मश्री कलाकार। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। देखिए इस किताब में जिन कलाकारों के बारे में लिखा गया है, जिनकी कहानियों को इसमें दर्शाया गया है, इनमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है। जैसे कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट को देखिए कि इस किताब में समकालीन कला से 2 कलाकार, जिनमें कि उपेंद्र महारथी और श्याम शर्मा, इसके अतिरिक्त लोक कला से जगदम्बा देवी, गंगा देवी, सीता देवी, दुलारी देवी, बौवा देवी, गोदावरी दत्त, शांति देवी और शिवन लिखा गया, यहाँ पे होगा शिवम पासवान। अच्छा, शांति देवी शिवम पासवान को, ये खास करके पति पत्नी है, दोनों को रिसेंटली मतलब 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त बवान बुटीक में कपिल देव प्रसाद और पेपर मैसी में सुभद्रा देवी। अच्छा, इन दोनों को पिछले साल 2023 में कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी को ये मतलब दिया गया था पद्मश्री। और आपको ये ध्यान रखना, यही पेपर मैसी कला के लिए जो सुभद्रा देवी को ये पुरस्कार मिला था 2023 में, ये आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। आप लोग प्रश्न पत्र को देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, यही वाला पॉइंट था जो पूछा गया। और इसके अतिरिक्त टिकुली कला के अशोक कुमार विश्वास जैसे अन्य कलाकारों की कहानी को शामिल किया गया। अच्छा, टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है अशोक कुमार विश्वास को, जिन्हें कि वर्ष 2024 में ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको विस्तार से देख लेते हैं। जो 2024 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है, वो तमाम बातें यहाँ पर विस्तृत तौर पर बिहार के संदर्भ में हमने आपके समक्ष रखा है। एक तो ये जानिए कि पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत 3 पुरस्कार आते हैं, एक पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। देखिए इस वर्ष 2024 में 132 हस्तियों को पूरे भारत से
इन तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें कि 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जो ये 3 पुरस्कार है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं भारत रत्न जो दिया गया है, ये कर्पूरी ठाकुर को दिया गया सामाजिक कार्य के लिए। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 1977 में पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। हालांकि यह सफल नहीं हो पाया, 2 वर्ष पश्चात ही इसे भंग कर दिया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो पहले मुख्यमंत्री बिहार के कौन हैं, जिनके कार्यकाल में पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था, तो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, बल्कि कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम आते हैं टॉपिक पर जिसकी एक्चुअली में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत अगर बात करें पद्म विभूषण की, तो बिंदेश्वर पाठक जो कि वैशाली के रहने वाले हैं, इन्हें सामाजिक कार्य के लिए ये पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिंदेश्वर पाठक का निधन 2023 में हुआ है, मरणोपरांत इन्हें सम्मान दिया गया। और आपको ये ध्यान रखना, 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है पद्म भूषण, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को यह सम्मान दिया गया। और नेक्स्ट बात करें पद्मश्री पुरस्कार की, तो अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, राम कुमार मल्लिक, शांति देवी पासवान और शिवम पासवान, ये कुल मिला के 4 पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में ये बिहार को मिला है पद्मश्री के अंतर्गत। तो ये चीजें खास करके इस वर्ष 2024 को लेकर ध्यान रखिए, क्योंकि 2023 में यहाँ से ऑलरेडी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये संभावना हम व्यक्त करते हैं कि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। यही वाला जो सर्किल यहाँ पर हम देखिए, अभी हम आपको बतला रहे थे, ये पेपर मेसी कला के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपनी कोविड-19 वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट के आरोपों को स्वीकार किया है। जो आरोप लगाया जा रहा था बार बार, वही आरोप को यहाँ पर ब्रिटिश हाई कोर्ट में किस कंपनी ने स्वीकार किया है अपने कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। तो इस कंपनी का नाम है एस्ट्रेजेनेका, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एस्ट्रेजेनेका जो ये मूल कंपनी है, इसकी वैक्सीन का नाम क्या है? ये कोविशील्ड, जो कि अभी खबरों का विषय है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि 6 अप्रैल 1999 को स्थापित ब्रिटिश स्वीडिश एस्ट्रेजेनेका एक कंपनी है, ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी। तो इस कंपनी ने ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपनी कोविड-19 वैक्सीन से होने वाले दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट के आरोप को स्वीकार किया है। अच्छा, इस कंपनी ने यानी कि एस्ट्रेजेनेका ने हाल ही में स्वीकार किया है कि कुछ रेयर केस में उसकी वैक्सीन से टीटीएस के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ केस में, रेयर केस में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो एक शब्द जो यहाँ पर आया टीटीएस, आखिर ये होता क्या है? तो टीटीएस का जो पूरा रूप होता है, ये होता है थ्रोम्बोसिस, और अगला जो टीएस, एक तो टी का अर्थ हुआ थ्रोम्बोसिस और अगला टीएस का जो अर्थ होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये ध्यान रखिए। अब इसे हिंदी में समझते हैं एक्चुअली होता क्या है। तो थ्रोम्बोसिस वो होता है जिसमें शरीर के भीतर रक्त के थक्के बनने लगते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बात करें तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो इसे समझिएगा, कुछ गंभीर केस में, कुछ रेयर मामलों में, रेयर केस में इस तरह का गंभीर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी चीज को इस कंपनी ने हाल ही में यहाँ पर ब्रिटिश हाई कोर्ट में स्वीकार किया है। अच्छा, बात करें हम एस्ट्राजेनेका की, तो यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि कोविड महामारी यानी कि कोरोना महामारी के बाद एस्ट्राजेनेका ने पूरी दुनिया में अपनी वैक्सीन को कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया नाम से सेल किया था या फिर बेचा था। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो वैक्सीन लगे हैं कोरोना के, इसमें 80% से अधिक की जो डोज है वो लगभग कोविशील्ड की ही लगी है। ठीक है, तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। लगभग देखिए, यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जो बातें निकलकर सामने आई है इस वैक्सीन को लेकर के, कुछ रेयर केस में मतलब ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया को आप लोग जानते हैं, चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि मतलब समझिए कि एक प्रकार से जो हार्ट का पेशेंट है, जिसे दिल की बीमारी है, मान लीजिए उन्हें ये न्यूज अगर जब मिलेगा, आई थिंक मिल भी गया होगा, तो कितना दर्द हो रहा होगा, कितना तकलीफ हो रहा होगा, बार बार वो इस चीज को सोच रहे होंगे। तो इसको लेकर हमने कुछ न्यूज आर्टिकल वगैरह को पढ़ा और समझा, जो खास करके बाहर के न्यूज चैनल हैं, जो बाहर के न्यूज पब्लिकेशन वगैरह हैं, तो वहां पर हमने ये चीज़ों को देखा कि इसमें एक क्लियर बात मेंशन किया गया है,
कुछ रेयर केस में, यहाँ पर हमने एक शब्द भी लिखा है, कुछ रेयर केस में। देखिए कहीं पर मैं पढ़ रहा था शायद 50 से 60 लोगों को, मतलब लोगों में ये चीज़ें देखने को मिला है, मतलब पूरे ब्रिटेन में जो वैक्सीन लगा है। तो कुछ रेयर केस में ऐसा होता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? ये चीज़ समझिएगा। उतना बढ़ा-चढ़ा के जिसमें बताया जा रहा है भारत के मीडिया द्वारा, एक्चुअली में वैसा है नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कोविशील्ड को लेकर ये तमाम बातें कही जा रही हैं। और यहाँ पर हमने भारत के संदर्भ में बता दिया कि 80% डोज़ है वो कोविशील्ड की ही लगी है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ जो वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की जो शुरुआत हुई थी, ये 16 जनवरी 2021 को हुई थी। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगले पॉइंट पे हम बात करें भारत के संदर्भ में, भारत की जो कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, एक प्रकार से बोलें स्वदेशी वैक्सीन, ये भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन नाम से इसे कह सकते हैं लॉन्च किया गया था। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि भारत बायोटेक द्वारा कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर और साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया था। ये बातें यहाँ पर हमने कोवैक्सीन को लेकर लिखा है, तो इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर आप नरेंद्र मोदी जी को इस तस्वीर में देख सकते हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जो चरण 1 था, जो फेज़ 1 था कोरोना वैक्सीनेशन का, तभी की यह तस्वीर है। अच्छा, एक खबर अभी रिसेंटली मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जब से एस्ट्राजेनेका या फिर कोविशील्ड को लेकर ये सारी बातें कही गई है कि इसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि रेयर केस में, ठीक है? तो इसी चीज़ को, बस यहाँ पर जो गंभीर साइड इफ़ेक्ट की बातें मीडिया में चल रही है, इसी को लेकर अभी हाल ही में ये बातें भी इसमें एक प्रकार से संलग्न हो गई है और इस चीज़ को इस तरह से रिलेट करके देखा जा रहा है। पहले कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन सर्टिफ़िकेट था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हुआ करती थी। लेकिन अब ये तस्वीर को यहाँ से हटा दिया गया है, इस नए वाले सर्टिफ़िकेट में आप देख सकते हैं। दरअसल इसके पीछे सरकार का कहना यह है कि जो लोकसभा चुनाव आयोजित हो रहे हैं, तो इसको लेकर जो आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है, तो इसी परिणाम स्वरूप ये जो तस्वीर है नरेंद्र मोदी की, सर्टिफ़िकेट से हटाया गया है। लेकिन वास्तविकता एक यह भी है, अगर हम एक अलग तरीके से इसे देखें, देखिए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव, जो कि 18वां लोकसभा चुनाव है, इसकी शुरुआत हुई है और तभी ये नहीं हटाया गया था। रिसेंटली जब ये वैक्सीन को लेकर, खास करके कोविशील्ड को लेकर ये सारी बातें निकल कर सामने आई है और जब बहुत सारा मीम वगैरह वायरल हो रहा है, तब जाके कोरोना वैक्सीन के सर्टिफ़िकेट से नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर हटाई गई है। तो वजह कुछ भी हो सकती है। ये तमाम बातें जो खबरों में है, मेरा उद्देश्य यही है, मेरा पर्पस ये है कि चीज़ें हम आप लोगों को बताएँ, बाकी आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिए, वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। चाहे किसी भी रूप में हो, तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है? कहीं न कहीं ये आपको हेल्प भी मिलेगा। तो ये चौथा प्रश्न है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया है? एक शब्द यहाँ पर छूट गया है, आप लोग ऐड कर लीजिए। बात हो रही है किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया, तो करेक्ट आंसर होगा इरेडा लिमिटेड, IREDA। इरेडा लिमिटेड को अभी हाल ही में ये नवरत्न का दर्जा भारत सरकार द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पर आगे हमने लिखा है कि भारतीय नवीनकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, ये इरेडा का पूरा नाम है। इसे अंग्रेजी में देखें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अच्छा, जिस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल जाता है, तो सरकार से पूर्व अनुमोदन के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने का अधिकार उन्हें मिल जाता है। एक तो होता है नवरत्न और एक होता है महारत्न। तो महारत्न की बात करें तो तकरीबन 25,000 करोड़ से ऊपर की राशि तक का निवेश कर सकता है सरकार के मतलब कि अनुमोदन के बिना। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हमने लिखा है कि इसके साथ ही भारत में नवरत्न यानी कि PSC, इसे आप लोग ऐसे समझिए। अच्छा, यहाँ पर हिंदी में हमने लिख दिया सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो इसकी जो कुल संख्या है भारत में, जो खास करके सार्वजनिक क्षेत्र की, जो इस सूची में अब इसकी संख्या बढ़कर हो गई 17। इस चीज़ को ध्यान रखें। और जो अभी हम आपको बतला रहे थे महारत्न और नवरत्न में अंतर, ये चीज़ें भी आपको समझना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि अगस्त 2023 में रिसेंटली इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न और साथ ही साथ ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। और नवरत्न का दर्जा हालांकि पहली बार 1997 में 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या फिर उपक्रमों को दिया गया था। कब? तो 1997 में पहली बार ये 9 PSC को दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही, इसमें जो 17वां जो नवरत्न बना है, ये बना है इरेडा लिमिटेड।
तो इरडा की जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। अच्छा, यहाँ पर जिन 17 नवरत्नों की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की जो बात कर रहे हैं, आप इन सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको बता दूं कि प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है या फिर दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तमाम पीडीएफ फाइल को आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। बना बनाया नोट्स वहाँ पर हम आपको दे रहे हैं, तो वहीं से आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर हम आज के अगले 5वें प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि हाल ही में रोंग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण खबरों में है। बताएं कि यह सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है। रोंग ज्वालामुखी जो है ये एक प्रकार का एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इंडोनेशिया में है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में अवस्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी पिछले 2 सप्ताह में 2 बार भयानक विस्फोट के कारण खबरों में है। ये जरूर ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी यह है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार होने वाले भूकंपों का केंद्र है। इस क्षेत्र में आने वाले देशों में रशिया, इंडोनेशिया, कनाडा, फिलीपींस, मैक्सिको, कोस्टा रिका, पेरू, इक्वाडोर, चिली आदि और भी कई देश हैं जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं, जहां पर ज्वालामुखी, खास करके सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार भूकंप होता रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर हमने लिखा कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में पिछले साल दिसंबर 2023 में विस्फोट हुआ था। यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, यहाँ पर जो अभी हाल ही में माउंट रुआंग में ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ है, ये बहुत तबाही मचाया है। यहाँ पर जो खास करके विमान सेवा वगैरह है, वो सभी चीजें यहाँ पर बाधित हो गया। तकरीबन 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक इसका प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये चीजें अभी मीडिया में चल रही थी कि यहाँ पर विमान सेवा भी कुछ दिनों के लिए बाधित हुई थी। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है। अच्छा देखिए, यहाँ पर बात हो रही है ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी को लेकर एक दो पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है कि सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। और अगला पॉइंट है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। ये जो यहाँ पर जो टॉप पॉइंट है, जो पिक पॉइंट है, जिसे मुंह भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्रेटर। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ हवाई द्वीप यूएसए यानी कि अमेरिका में है। तो ये चीजें खास करके आपको ध्यान अवश्य रखना है। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है कहां पर? दुबई में। ये विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात में जो दुबई है, यहीं पर इसका निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर हमने आगे लिखा कि दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का निर्माण का काम प्रगति पर है और इसे अल मखदूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। हालांकि यह हवाई अड्डा वर्तमान में जो दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इससे लगभग 5 गुना बड़ा होगा और साथ साथ यहाँ पर 5 रनवे की भी सुविधा होगी। अच्छा, रिसेंटली यहाँ पर एक नए यात्री टर्मिनल को मंजूरी दी गई थी, जिस वजह से ये चीजें खबरों में आई, जिसके बाद यहाँ पर हमने जानकारी दिया है। अच्छा, जो ये हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, जो निर्माण परियोजना की जो लागत है, ये कुल लागत है $35 बिलियन। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसके लागत से इसका निर्माण होना है, जो कि पूरी दुनिया में ये अल मखदूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। अच्छा, ये निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। तो हाल ही में 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर या फिर पहले मंदिर स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया। ये अबू धाबी में स्थापित होने वाला पहला हिंदू मंदिर है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अच्छा, ये 14 फरवरी वही तिथि है जिस तिथि को वैलेंटाइंस डे आप लोग मनाते हैं। 14 फरवरी 1770 को, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिए, 14 फरवरी 1770 को पूर्णिया जिला अस्तित्व में आया था, यानी कि पूर्णिया जिला की स्थापना हुई थी। ये बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला पॉइंट है संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है यह है अबू धाबी। और साथ ही साथ वर्तमान में जो यहाँ के जो राष्ट्रपति है, ये मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान है। ये यहाँ पर इन्हें आप इस तस्वीर में देख सकते हैं।
चलिए, अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, यहाँ पर मंदिरों की बात हो रही थी। एक्चुअली में यहाँ पर हमने जानकारी आपको दिया कि अबू धाबी में ये पहला हिंदू मंदिर स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ। ऐसे में 2 मंदिर रिसेंटली और खबरों में रहे। एक तो राम मंदिर जिसका उद्घाटन रिसेंटली हुआ था। कब? तो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा इसका हुआ था और इसका उद्घाटन हुआ एक प्रकार से। और ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ था। इसके बारे में तमाम चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है। नागर शैली को आगे हम लोग जानेंगे ये क्या होता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और मंदिर ओम आकार वाला जो यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये राजस्थान के पाली जिले में बना है। पाली जिले के जॉर्डन गांव में, और ये रिसेंटली खबरों में रहा था। ये भी नागर शैली के अंतर्गत ही बना है। अब ये नागर शैली क्या होती है, यहाँ पर तमाम चीजें हमने आपको लिखा है। देखिए, नागर शैली मुख्यतः 7वीं शताब्दी की है और ये पल्लव काल में शुरू हुई थी और चोल काल में यह शैली अधिक विकसित हुई। देखिए, इस शैली में मंदिर का जो निर्माण है एक बड़े चबूतरे पर किया जाता है। जो यहाँ पर आपको ये जो एरिया दिख रहा है डार्क वाला, ग्रे वाला, ये मतलब आपको ध्यान रखना चबूतरा है और इसी पर इसका निर्माण होता है। साथ ही मंदिर का जो मुख्य जो गर्भगृह होता है, इसके ऊपर शिखर और शिखर के ऊपर आमलक और आमलक के ऊपर कलश देखने को मिलता है तथा यह कलश के साथ एक ध्वज भी इसमें लगाया जाता है, जो यहाँ पर आपको इस तरह से दिख रहा है। तो ये नागर शैली की कुछ विशेषताएं हैं और नागर शैली में जो प्रमुख मंदिर भारत में बने हुए हैं, जो खास करके बहुत प्रमुख हैं, वो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो का मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर, ये सभी जो है ये नागर शैली में ही बने हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। हालांकि हमने इस सीरीज में ये तमाम बातें आपको बतलाया था, रिवीजन पर्पज से पुनः यहाँ पर हमने शामिल किया। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करेंगे हाल ही में कुछ उद्घाटन किए गए स्थलों के बारे में। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्वामी नारायण मंदिर की, जो कि अबू धाबी में इसका उद्घाटन हुआ। ये कब हुआ? तो 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके अतिरिक्त और भी कई हैं, जैसे कि बापू परीक्षा परिसर, बापू टावर, स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, सुदर्शन केबल ब्रिज, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, सैला सुरंग, ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी की जानकारी इस सीरीज में हमने आपको विस्तृत तौर पर दिया है। ये सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये 7वां प्रश्न है कि इस देश ने हाल ही में 3 मई 2024 को चांग-ई-6 नामक अपना एक मून मिशन शुरू किया है। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि चाइना के द्वारा अभी हाल ही में ये शुरू किया गया। आपको ध्यान रखना है, हाल ही में 3 मई 2024 को चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA यानी कि चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना एक नया मून रिसर्च मिशन चांग-ई-6 यान लॉन्च किया है या फिर मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा के रहस्यमय एवं सुदूर हिस्सों से सैंपल एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाना, ताकि इस पर बेहतर तरीके से रिसर्च किया जा सके। अच्छा, एक चीज जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह इस तरह का मानव मून रिसर्च के इतिहास में पहला प्रयास होगा जब सुदूर प्रांत से, चंद्रमा के सुदूर और रहस्यमय प्रांतों से खास करके ये सैंपल एकत्र करके यहाँ पर लाया जाएगा और रिसर्च किया जाएगा पृथ्वी पर। हालांकि आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इससे पहले चीन ने दिसंबर 2020 में चांग 5 मून मिशन लॉन्च किया था और इस मिशन के तहत चांद की 1731 ग्राम चट्टाने और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, दोनों में अंतर बस इतना है कि अभी जो ये चांग-ई-6 को लॉन्च किया गया है, इसमें यह उद्देश्य है इसका कि रहस्यमय और सुदूर प्रांत से, सुदूर हिस्सों से ये सैंपल को पृथ्वी पर लाया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा और इस तरह का पहला प्रयास है जो कि किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हालांकि पहली बार चाइना ने साल 2004 में अपना चंद्र मिशन या फिर लूनर मिशन लॉन्च किया था। कब? तो 2004 में। हालांकि भारत के संदर्भ में इन सभी चीजों को देखें तो भारत में जो चंद्रयान मिशन है, इसको लेकर चीजें आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ था और चंद्रयान 3 मिशन के टीम को भी हाल ही में अमेरिका में सम्मानित भी किया गया है। हमने इसी सीरीज में आपको जानकारी दिया था। अब यहाँ पर चंद्रयान 1, 2 और 3 को लेकर तमाम बातें हमने आपके समक्ष रखा है। ये चीजें आपको ऑलरेडी हमने बतला दिया है, ये सभी को पढ़ लीजिएगा। कब इसे लॉन्च किया गया और किस रॉकेट के जरिए यह लॉन्च हुआ है, लॉन्चिंग के समय इसरो के चीफ कौन थे, वो सभी बातों का जिक्र इसमें किया गया है। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और सभी को एक प्रकार से रिवीजन कर लीजिए। अब यहाँ पर इसरो की हालिया उपलब्धियों को लेकर हमने चीजें लिखा है। ये वही चीजें हैं आपको जो हमने बार बार बताया है। आगे बात करें विभिन्न देशों की सरकारी एजेंसियों के बारे में, तो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है और चाइना की जो हम बात कर रहे थे, चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है CNSA। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो अंतरिक्ष एजेंसी उसका नाम है सुपार्को। तो ये चीजें आपको समझना है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हालिया जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। देखिए, 180 देशों की सूची में अपना भारत 159वें स्थान पर है। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आपको बता दूं कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हालिया जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों की सूची में भारत 159वें स्थान पर है। अच्छा, 2024 में भारत 180 देशों में 59वें स्थान पर है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 2021 में भारत 142वें, 2022 में 150वें, 2023 में 161वें स्थान पर था। 2024 में 159वें स्थान पर पहुंचा है। तो इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई, उसको लेकर अब कुछ चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इस रिपोर्ट में मोदी राज में प्रेस की स्वतंत्रता को संकट के रूप में बताया गया है। इस रिपोर्ट की जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट में मोदी राज में प्रेस की स्वतंत्रता को संकट में बताया गया। साथ ही साथ भारत में पत्रकारों के खिलाफ हो रही हिंसा और कुछ लोगों के हाथों में सिमटती जा रही मीडिया की बागडोर पर चिंता व्यक्त की गई है। जो खास करके बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, जो बड़े-बड़े उद्यमी हैं, जो आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं, खास करके जो बड़े-बड़े मीडिया चैनल हैं, वो सभी खास करके बड़े-बड़े उद्यमियों का है। एक नहीं बल्कि 50-60 करके जो न्यूज़ चैनल है, वो सभी का जो खास करके स्वामित्व है, वो किसी एक के ही पास है। मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेने वाला, फिलहाल ये चीज़ें ध्यान रखिए कि जो भारत में जो मीडिया है, वो पहले की तुलना में बहुत कमज़ोर होती जा रही है और इसकी जो बागडोर है, वो अमीर लोगों के पास, बड़े-बड़े उद्यमियों के पास सिमटती जा रही है। हालाँकि एक चीज़ यहाँ पर ये समझिएगा, लोकतंत्र में अगर मीडिया अगर मजबूत है, तो राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से निश्चित होता है। लेकिन लोकतंत्र में अगर मीडिया ही कमज़ोर पड़ जाए, तो ऐसे में देश का विकास जो है, वो एकदम गर्त में जा सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको समझना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करें इस रिपोर्ट के आधार पर जो पहले स्थान पर रहा, ये नॉर्वे रहा। नॉर्वे का जो स्कोर रहा, ये 91.89 रहा। उसके बाद क्रमशः डेनमार्क और स्वीडन, ये 3 देश हैं जो कि इसमें शीर्ष स्थान पर हैं। और यहाँ पर आगे हम बात करें भारत और भारत के पड़ोसी देशों की, जैसे कि यहाँ पर देखिए भूटान इसमें 147वें स्थान पर, श्रीलंका 150वें, पाकिस्तान इसमें 152वें स्थान पर रहा और भारत की जो स्थिति है पाकिस्तान से नीचे है। भारत इसमें 159वें स्थान पर रहा। भारत का स्कोर रहा 31.28। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश 165, चाइना इसमें 172वें स्थान पर रहा और इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर रहा इरिट्रिया, जो कि महज 16.64 अंकों के साथ या फिर इस स्कोर के साथ सबसे अंतिम स्थान हासिल किया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये अराइज होता है, हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, ये 3 मई को मनाया जाता है और 2024 में इसके निर्धारित थीम की हम बात करें तो ग्रह के लिए प्रवेश, पर्यावरण संकट के दौर में पत्रकारिता, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये 2024 का इसका निर्धारित थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायु सेना और नौसेना में हवा से जमीन पर मार करने वाले रैम्पेज मिसाइलों को शामिल किया गया है। बताएं कि यह किस देश द्वारा निर्मित है। जो रैम्पेज मिसाइल है एक्चुअली जिसकी बात हम कर रहे हैं, रैम्पेज मिसाइल, ये किस देश द्वारा निर्मित है? तो इजराइल इसका करेक्ट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। आपको ध्यान रखना है, चीन के साथ सीमा पर तनाव के मद्देनजर भारत अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसी दिशा में हवा से जमीन पर मार करने वाले रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय वायुसेना और साथ साथ नौसेना के बेड़े में ये शामिल किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप इस मिसाइल को तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आगे हमने लिखा कि ध्वनि की गति वाली सुपरसोनिक, ध्वनि से अधिक यानी कि जो सुपरसोनिक का जो अर्थ होता है, ये हिंदी में होता है पराध्वनिक, यानी कि ध्वनि से भी अधिक गति। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमने लिखा कि ध्वनि से अधिक गति वाली सुपरसोनिक रैम्पेज मिसाइल पलक झपकते 250 किलोमीटर तक लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। यानी कि जो इसकी मारक क्षमता है वो है 250 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इस मिसाइल को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखें इसका निर्माता कौन है। तो मूल बात यहाँ पर यह है कि इजरायल देश के द्वारा ये निर्मित है और इजरायल में जो ये 2 आपको नाम दिख रहा है, इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री और इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम्स, इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। आपको ये तमाम बातें इसको लेकर ध्यान रखना है। रिसेंटली नौसेना प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में 30 अप्रैल 2024 को वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आर हरि कुमार के स्थान पर भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर अब तक थे राधाकृष्णन हरि कुमार, जो कि अब इनके स्थान पर 26वें प्रमुख का पदभार ग्रहण किए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। हालांकि भारतीय सेना प्रमुखों की सूची को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपडेटेड है, ये सभी को ध्यान रखेगा। थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे,
वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और इसके अतिरिक्त अभी रिसेंटली नौसेना प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, यहाँ पर ये जो नाम है राधाकृष्णन हरि कुमार, ये पूर्व खास करके नौसेना अधिकारी हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नाम अब चेंज हो चुका है, हालाँकि यहाँ पर जो तस्वीर हमने लगाया, तस्वीर बिल्कुल सही है। ठीक है, तस्वीर यहाँ पर सही है, बस नाम आपको ध्यान रखना है, दिनेश कुमार त्रिपाठी होंगे, मतलब हैं। अब यहाँ पर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ अभी हाल ही में ये समझौता किया गया। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने नामीबिया में यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता किया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि नामीबिया में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया गया। फिलहाल ये चीजें यहाँ पर इससे संबंधित है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी भारत और नामीबिया के बारे में देना चाहता हूँ। दरअसल सितंबर 2022 में नामीबिया से भारत में 8 चीते मंगाए गए थे, जिनमें 5 मादा यानी कि 5 फीमेल और 3 मेल चीते थे। इन सभी को मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। और कुछ दिन पहले मैंने जानकारी आपको दिया था, जो 8 चीते यहाँ से मंगाए गए थे वो यहाँ के वातावरण को नहीं झेल पाए और सभी की मौत हो गई थी। तो ये आप लोग यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा। वजह और भी कुछ हो सकती है, लेकिन जो बातें मीडिया में है वही चीजें हम आपको यहाँ पर बतला रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आगे हमने लिखा कि इसी दौरान 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में चीतों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चीता का उद्घाटन किया था। जिस प्रकार से आपको मालूम होगा कि 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, उसी प्रकार से 2022 में 17 सितंबर को, ये वही तिथि है जिस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है। इस तिथि को प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले 11वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारत की किस राज्य की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटेन में प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो रहने वाली है असम की। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन्हें यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। देखिए, हाल ही में 1 मई 2024 को असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को यानी कि व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला? इस वाले पॉइंट में देखिएगा, यह अवार्ड उन्हें लुप्तप्राय पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क, जिसे कि हरगिला सारस पक्षी कहा जाता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके संरक्षण और इसके आवास के लिए, खास करके आर्द्रभूमि आवास के लिए जो उनका प्रयास है, खास करके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा देवी बर्मन की, तो इसी प्रयास के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी आगामी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर बनी है? यहाँ पर जो बात हो रही है, इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होगा विकल्प नंबर बी यानी कि अमूल, जो कि आनंद गुजरात में अवस्थित एक कंपनी है। ये अभी हाल ही में स्पॉन्सर बनी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय दुग्ध उत्पाद निर्माता कंपनी अमूल को आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम जो है इसका स्पॉन्सर बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर अमूल जो दूध की जो कंपनी है उसके लोगों को देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि भारतीय मिल्क ब्रांड, खास करके ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, नंदिनी, ये आगामी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड टीम का स्पॉन्सर बनी है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली इस T20 वर्ल्ड कप के लिए युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आईसीसी की तरफ से। ये जानकारी ध्यान रखिए, तीनों को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन होगा 1 से लेकर 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में ये संयुक्त तौर पर किया जाएगा। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा? आपको तमाम जानकारी दी गई है, कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो जानकारी हम आपको इस कोर्स को लेकर दे रहे थे, आपको ध्यान रखना है, बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और ये जो कोर्स आपको दिख रहा है, यही कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। आपको ध्यान रखना है कि ये तमाम चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। महज ये 399 रुपये में आपको मिलेंगे। हालांकि इसमें 6 महीने वाला भी प्लान है, 3 महीने वाला भी प्लान है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। ये नाम मात्र की फी पे उपलब्ध है। अगर आप 1 साल के लिए ज्वाइन करेंगे तो 399 रुपये इसका चार्ज है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।